ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम जाते हैं वापस पीबीओ की जर्नी में। हमने प्रीवियस सेशन में बोलो क्या खत्म किया, इवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स। अब हम जाते हैं एमएनसी, न्यू कंसेप्ट एमएनसी। क्या मैंने आपको एमएनसी पढ़ाया हुआ है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन किसे कहते हैं बच्चा लोग बताओ? यस बोलिए। जब कोई कंपनी रजिस्टर होती है एक कंट्री के अंदर, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी मोर देन वन कंट्री में करते हैं, उसको बोलते हैं एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, आइदर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। समझो आपको क्लियर? अब दो टाइप की एमएनसी होती है, फॉरेन एमएनसी और इंडियन एमएनसी। इंडियन एमएनसी किसी ने बताओ? जिसका रजिस्ट्री इंडिया में हुआ है लेकिन बिजनेस मोर देन वन कंट्री में कर रही है, उसको बोलेंगे इंडियन एमएनसी। और फॉरेन एमएनसी कौन सी होती है बताओ? जो कंपनी रजिस्टर होती है आउट ऑफ कंट्री लेकिन बिजनेस करती है इंडिया में, तो हमारे लिए वो विदेशी कंपनी हो जाती है, यानी फॉरेन एमएनसी। तो ये सब कंसेप्ट मैंने बताया आपको कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के पहले एमएनसी का कंट्रीब्यूशन इंडिया में क्या था। वो डायरेक्ट अपना बिजनेस इंडिपेंडेंटली यहाँ एस्टेब्लिश नहीं कर पाती थी फॉरेन एमएनसी। याद आपको? इंडिया के अंदर अगर उसको बिजनेस करना था तो इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके आना पड़ता था। जैसे मैंने आपको बताया था, दो कंपनी आई थी, होंडा और दूसरा थी मारुति सुजुकी। सुजुकी ने टाई अप किया था मारुति से इंडिया में, और होंडा ने हीरो से टाई अप करके यहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिश किया था। क्यों ऐसा किया था बताओ? क्योंकि हमारे मंत्रियों को डर था कि कहीं फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आकर, विदेशी कंपनी थे वो भी, पूरा इंडिया में फिर से राज ना करें अंग्रेज लोग। इसलिए हमको उनकी पॉलिसी पता होनी चाहिए। इसलिए अगर आपको यहाँ व्यवसाय करना है तो भैया आपको इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके, यानी अमलगमेट करके आपको यहाँ पे बिजनेस करना पड़ेगा। ये सब हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाई हुई है। आज केवल मेरा काम है इसको लैंग्वेज पढ़ा के वहां से वो एरिया से निकाल देना। शुरू करें? चलिए तो शुरू करते हैं। एक्सप्लेन इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, और हिस्ट्री भी, उसकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे हाथों हाथ। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, इसका ही कोई टॉपिक जो है एलपीजी के साथ कनेक्टेड है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई ना बच्चा लोग, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आया ना, उसका कनेक्शन इससे है। तो डायरेक्ट मैं फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ा दूंगा, उसकी फीचर्स भी। चलिए हाँ, अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। क्या है ये भी? दुकान ही है ना, बस ये दुकान बड़ी होती है, अपनी दुकान छोटी होती है। विच अंडरटेक का मतलब होता है चलाना, बिजनेस एक्टिविटी इन मोर देन वन कंट्री। जो ऐसी दुकान जो अपनी बिजनेस एक्टिविटी मोर देन वन कंट्री में करती है, उस दुकान को अपन कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। एनी कंपनी हैविंग इट्स हेड ऑफिस इन वन कंट्री। आप देखो कोई भी कंपनी जहां पर रजिस्टर हुई है, हेड ऑफिस भी उसका वहीं बनता है, मेन ब्रांच। जैसे हम बोलते हैं गूगल का हेड ऑफिस कहाँ है बोलो? कैलिफोर्निया में। देखा है आपने गूगल का हेड ऑफिस? हेड ऑफिस बोलते हैं अपने आप में 5 स्टार होटल से भी अच्छा है। वहां के एम्प्लॉइज जो काम करते ना, पार्किंग में काम करो, कहीं भी करो, गार्डन है, सोने की व्यवस्था है, बच्चा पैदा हो गया तुम्हारा, टेंशन मत लो, जाओ तुम काम करो, तुम्हारा बच्चा हम पालेंगे, खुद ही एम्प्लॉय उसके अलग पालने के लिए, स्कूल भी अंदर ही है बच्चों के। मैंने ऐसा लगता गूगल के कर्मचारियों को जाने की इच्छा ही नहीं होती घर में। भाई रहना जाके ऊपर रूम भी है, जाके रह लो, बस काम करो। क्या करो? काम। तो वहां के लोग इतना डेडिकेट होकर काम करते हैं। कैंटीन है 5 स्टार से ऊपर, अच्छा, तो इतना सब कुछ कोई देगा अगर एम्प्लॉय को, तो जानने की, घर जाने की इच्छा किसको होगी? तो ऐसा हेड ऑफिस है गूगल का। तो यानी कहने वाला क्या है कि कोई भी कंपनी जो होती है उसका हेड ऑफिस एक कंट्री में होता है, लेकिन बिजनेस मोर देन वन कंट्री वो कर सकती है। हेड ऑफिस कहाँ होता है बताओ? जहां उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। हेड ऑफिस in one country and its business activities in many other countries is called as multinational company. These companies have huge industrial organization which extend their operation in several countries through their branches. जैसे अमेजॉन विदेशी कंपनी है ना हमारे लिए, अरे अमेरिका की कंपनी है ना अमेजॉन, तो बताओ अमेजॉन क्या हो गई? मल्टीनेशनल कंपनी। The essential nature of MNC, multinational company, is that its managerial headquarter is located in one country, यानी पूरा बिजनेस जो कमांड होता है वो वन कंट्री से होता है। While company carry out its operation का मतलब होता है बिजनेस एक्टिविटी ऑन नंबर ऑफ अदर कंट्रीज।
वो कमांड तो पूरा एक कंट्री से करती है, लेकिन बिजनेस मोर देन वन कंट्री में होता है। इन टूडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड मल्टीनेशनल कंपनी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। मोस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज बाय अस आर प्रोड्यूस बाय मल्टीनेशनल कंपनी। कोई भी कंपनी अगर बनता है तो एक कंट्री में सीमित होगा क्या बताओ? अरे सिंपल है, कोई भी कंपनी क्यों बन रहा है बताओ? क्योंकि उसको वर्ल्ड इकोनॉमी में खेलना है, और वर्ल्ड इकोनॉमी में खेलना है अगर ग्लोबलाइजेशन के बेसिस पर, तो तुमको अपनी दुकान को मोर देन वन कंट्री में बिजनेस करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आज जितने भी हम प्रोडक्शन कंज्यूम कर रहे हैं वो मोस्टली एमएनसी से आते हैं। एग्जाम्पल अभी कोई एसी है, ये मिस्टर बुशी कहाँ से है? एमएनसी है। ये एक्सॉन वाला कहाँ से है? एमएनसी है। तो एक्सॉन का प्रोडक्ट यहाँ से ना बिकता, अमेरिका में बिकता, चाइना में बिकता, सब में बिकता। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि कोई भी कंपनी के जो आज हम कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स वो मोस्टली एमएनसी से आया हुआ है। वो इंडियन एमएनसी भी हो सकती है और फॉरेन भी। हमारी इंडियन एमएनसी में सबसे अच्छी एमएनसी कौन सी बताओ? टाटा की। टाटा का स्टील ना तो केवल इंडिया में होता है सप्लाई, बल्कि वो आउट ऑफ कंट्री भी वो एक्सपोर्ट करती है। समझा आपको टाटा कंपनी? तो टाटा कंपनी कौन हो गई? इंडियन एमएनसी। यही लेकिन अगर एप्पल है, आईफोन है, आईफोन कौन सी कंपनी है बताओ? वो भी एमएनसी है, क्योंकि वो बिजनेस अमेरिका में करती है, चाइना में करती है, जापान में भी करती है। लेकिन वो हमारे लिए कौन सी एमएनसी है? फॉरेन एमएनसी। क्या है? क्योंकि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आउट ऑफ इंडिया। कहाँ? कैलिफोर्निया में शायद उसका भी, यूएसए में ना। ओके, क्लियर? समझा? अकॉर्डिंग टू नील एच जकोबी, अभी ऑथर है, विदेशी ऑथर, नाम ऐसे आते हैं आपको। हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में क्या बोलता है देखते हैं। अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ओन्स एंड मैनेजेस बिजनेस इन 2 और मोर कंट्रीज। यानी कम से कम अगर बिजनेस ओनरशिप और कंपनी का जो ओनरशिप है या बिजनेस मैनेजमेंट है वो 2 कंट्रीज से ऊपर का होता होगा, अगर 2 कंट्री यानी मिनिमम 2 और मोर कंट्री था, तो उस कंपनी को अपन एमएनसी बोलते हैं। यानी कम से कम 2 कंट्री में अगर आपका बिजनेस है तो भी आपकी दुकान को हम एमएनसी बोल सकते हैं। समझा मेरी बात? और मोर देन 2 कंट्री कितनी भी चली, अरमान चला तो। एमएनसी आर हैविंग ह्यूज कैपिटल। बिल्कुल, अगर दुकान इतने बड़े पैमाने पे फैलाना है तो कैपिटल लागत भी उतनी ज्यादा ही चाहिए। एंड लार्ज स्केल बिजनेस, देयर मैनेजमेंट इज असाइन्ड बाय प्रोफेशनल मैनेजर। अब तुम बताओ, ये क्या आलू चालू लोग लेंगे क्या? कौन लेंगे? प्रोफेशनल एक्सपर्ट लोग ही लेंगे ना। अरे इनके पास पैसा कम है क्या? तो पगार बांटने के लिए अच्छा है। आप लोग कंपनी में हम जैसे आलू चालू लोगों की रिक्रूटमेंट होती है, वहां पे एक्सपर्ट लोग चाहिए, कंपनी को एक्सपर्ट चाहिए। अब अगर इन एक कॉमन कंट्री के अंदर ही कंपनी चल रही है उसको ही एक्सपर्ट चाहिए, तो ये तो भैया मोर देन 1 कंट्री अपना बिजनेस कर रही है, डेफिनेटली इनको एक्सपर्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉय ही चाहिए होता है, एक्सपर्टाइजेशन एंजॉय करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी is used by this corporation and their main objective is to earn maximum profit। अब आप देखिए, अपने लोकल का चूड़े का फैक्ट्री खोलो के देखो, ऐसे कहीं भी हाथ डालेंगे, कुछ भी करेंगे, देखो ना, पैर से, मैं देखा है पैर से भी कुछ भी हाथ ऐसे करते फैक्ट्री, देखा ना आपने कभी? वो पानी पूरी का आटा जो है वो पैर से गूंथते हैं, हम देखा है ना कई बार, कितनी बार देखा है हमने। वो बेकरी वाले आइटम्स देखो कितनी सारे पैर से वो आटा गूंथते हैं, मतलब देखने की बात तो इच्छा ही नहीं हो खाने की। लेकिन आप देखो हल्दीराम है, हल्दीराम कंपनी का प्रोडक्ट है। अब हल्दीराम जो है, हल्दीराम वाला ना तो इंडिया में सिर्फ अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, बल्कि वो एक्सपोर्ट करता है, मतलब उस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। तो उसका आप देखो पूरा टचलेस होता है, रॉ से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक के, कोई वहां पे एक एम्प्लॉय नहीं होता है हाथ लगाने के लिए, पूरी हाई टेक्नोलॉजी होती है, पूरी हाई टेक्नोलॉजी। यानी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के प्रोसेस में एक लेबर का हाथ तक नहीं लगता, पूरा मशीनरी से होता है पूरा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी एमएनसी ही यूज करती है, क्योंकि हल्दीराम वाले को पता है कि मैं अपना नाम खराब नहीं दूंगा भैया, देश ही नहीं विदेश में भी हल्दीराम वाले की पहचान है। कितना बड़ा बंगलो है उसका, देखा है अपने महाबलेश्वर में, जाके देखते तो वहां पे आता भी नहीं है, वो सब लेके रखा है, कल को मैं आया तो यही रहूंगा। सोचने वाली बात है। नागपुर में कितना बड़ा बंगलो है उसका, नागपुर से छोटे पैमाने पे स्टार्ट की गई कंपनी आज एमएनसी बन गई ना। हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना भाई, एमएनसी है वो, उसका माल एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट। सोचने वाली बात है ना। और वो भी कौन से गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है? ड्यूरेबल गुड्स को। देखो सोचो, ड्यूरेबल गुड्स को इस तरीके से बनाया, पैकिंग इतनी अच्छी किया कि वो पेरिशेबल गुड्स को ड्यूरेबल बनाया। आप देखो जो स्वीट्स है, वो स्वीट्स की लाइफ ज्यादा तो नहीं होती है,
लेकिन वो पैकिंग ऐसी करा रहा है कि उसकी लाइफ स्टाइल बढ़ जा रही है, पैकिंग से लाइफ स्टाइल बढ़ती है। वाइट आता है रसगुल्ले, आपने क्या नहीं, वाइट रसगुल्ले जो होते हैं वो 2 दिन अगर रखो खराब नहीं ऐसे खुले, क्योंकि वो दूध से बने होते हैं ना, गाय के दूध से बने हुए होते हैं, वो दूध जल्दी पकड़ता है बैक्टीरिया। लेकिन उसकी पैकिंग अभी हल्दीराम वाला ऐसा करता है कि उसकी 3-3, 4-4 महीने शेल्फ लाइफ हो जाती है। तो पेरिशेबल गुड्स को ड्यूरेबल गुड्स ना रहा वो, और ना तो इंडिया में सप्लाई कर रहा है बल्कि एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट। सोचो, तो ये होता है एमएनसी का कमाल, हाई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। समझ में आ रहा क्या? मेरा दोस्त बता रहा था, मेरे दोस्त का पास्ता का बिजनेस है, वो बोलते यार अंकुश यहाँ पे ना इतना परेशान कर दिया हल्दीराम वाले, पूछो ही नहीं। हमारे घर में पास्ता महंगा पड़ रहा वो उतने सस्ते में बेच रहा, और पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी मशीनरीज पूरी, क्योंकि वो बल्क क्वांटिटी में सेल कर रहा, और ना ही इंडिया में कर रहा बल्कि बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहा होगा वो। तो अब उनको जितनी क्वांटिटी बल्क होंगी मैन्युफैक्चरिंग की, उतनी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट होती है, आउटपुट बढ़ने से कम होने से वो चेंज नहीं होती है। समझा कुछ तुमको? तो ये बहुत सारे कमाल है एमएनसी का। एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इज कोको कोला, पेप्सी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स। कौन है? मतलब पीएनजी। अरे पीएनजी बोले तो करीना कपूर। सर क्या बोल रहे हो? हेड एंड शोल्डर किसका है? ये बच्चा लोग, हेड एंड शोल्डर किसका है? आपको बता दूं, सारे कॉस्मेटिक सेगमेंट्स के जितने भी प्रोडक्ट आप वापर रहे हो वो 2 ही कंपनियां बनाती है, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर हल और दूसरा पीएनजी। मैक्सिमम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डव हिंदुस्तान का है, ये मैंने बताया ना आपको करीना कपूर का हेड एंड शोल्डर पीएनजी का है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो है पीएनजी के। समझा आपको क्लियर? तो ये भी मल्टीनेशनल कंपनी है, देखो इंडिया की नहीं है। अब देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर कितना चालाक है, वो है विदेशी कंपनी लेकिन नाम क्या दिया उसने? हिंदुस्तान यूनिलीवर। भाई लगे लोगों की है अपनी इंडिया की कंपनी। ले लो टाटा, डोमिनोज, लिवाइस एक्सेट्रा, ये सब कौन है? ये सब एमएनसी बन के चलते हैं, ना तो इंडिया में छाए हुए, ऑल ओवर वर्ल्ड में छाए हुए। डोमिनोज का पिज्जा आपको सब में लगभग सेम दिखेगा आपको। हाँ, रेबिस वो काय के कपड़ों का होगा, ऐसे बहुत सारे वो तो फिर हाँ जान दो, रेबिस ठीक है। चलो हम लोग नहीं पहनते, हमको नहीं पता बेटा। चलो आगे बढ़ू। हाँ, अब नेक्स्ट है, अब खासियत क्या है एमएनसी का, एमएनसी क्यों बना चाहिए, उसकी अच्छी बुरी बातें क्या है वो लिखना है यहाँ पे फीचर्स में। पहला, अब बताओ एमएनसी बनना है, सबसे पहली खासियत क्या है, क्या चाहिए? अरे इतने आज अपन एक छोटा दुकान खोल के हालत खराब होती है, इनका तो जगह जगह ब्रांच होता है। अब इतना ब्रांचेस बनाने के लिए कैपिटल भी बल्क में चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे ह्यूज कैपिटल, यानी इनके पास पैसा बहुत होता है। एमएनसी कंपनीज आर हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, विद द हेल्प ऑफ दिस ह्यूज कैपिटल कंपनी कैन डेवलप देयर बिजनेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बड़े पैमाने पे वो अपना दुकान फैला सकती है। ओनरशिप एंड कंट्रोल। हाँ, अब बताओ यहाँ पे ओनरशिप जो है और कंट्रोल जो है वो हेड ऑफिस से होता है। कहां से होता है? एक कंट्री से। पूरा कमांड प्राइसिंग ऑफ गुड्स भी इवन फिक्स होती है हेड ऑफिस से। समझा आपको क्लियर? अरे जैसे मैंने बोला एप्पल कहाँ की कंपनी है? कैलिफोर्निया की आईफोन। तो ये पूरा कमांड बिजनेस का, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड का कमांड जो है बिजनेस का, वो वहां से। गूगल पूरा वर्ल्ड में जो कमांड कर रहा है, कहां से कर रहा है? कैलिफोर्निया से बैठ के। तो उसका हेड ऑफिस है। क्या ये हेड ऑफिस किसको बोलते हैं? जिस कंट्री में, जिस स्टेट में, जिस सिटी में उसकी रजिस्ट्री हुई है उसको बोलते हैं हेड ऑफिस। नेक्स्ट है ऑपरेशन इन डिफरेंट कंट्रीज। बिल्कुल, ऑपरेशन का मतलब होता है बिजनेस एक्टिविटीज। तो बताओ एमएनसी बिजनेस जो है वो मोर देन 1 कंट्री में करती ना, तभी तो उसको एमएनसी बोलते ना भाई। तो देखो वही लिखा हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेट बिजनेस एक्टिविटीज इन डिफरेंट कंट्रीज थ्रू इट्स ब्रांचेस, अपनी अपनी ब्रांचेस खोल के। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ये लोग एम्प्लॉय हमारे आलू चालू पांडू लोग नहीं लेते। कौन लेते हैं बोलो? हाईली प्रोफेशनल्स, जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि हाईली प्रोफेशनल को पगारें अच्छी लगती है,
सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप उतना क्षमता नहीं रखता है कि वो उनको उतना बेयर कर पाए। दैट्स वाई कंपनियां ही है जो उनको बेयर कर पाती है। हाईली प्रोफेशनल लोगों को पगारें भी अच्छी लगती है। तुमको समझा क्या है? अच्छी कहाँ से? अच्छी अमाउंट में लगती है पगार, सबको अच्छी लगती है लेकिन अच्छी अमाउंट में लगती है, यानी हाईली रेम्यूनरेशन मिलती है उनको। और हाईली रेम्यूनरेशन देने के लिए ये लोग दे पाते, क्यों? क्योंकि इनका बिजनेस क्या है दिवेश? लार्ज एक्सटेंट पे, इसलिए। MNC appoint highly professional and trained staff and managers who are able to adopt new technology and use of huge resources. समझा मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर? डन? आगे देखते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी, यस, एडवांस टेक्नोलॉजी। MNC जो है ना वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करती है। मैंने आपको अभी तो बताया हल्दीराम का प्रोडक्ट रॉ से लेकर फिनिश तक के एक भी हैंड लगता ही नहीं, पूरा हैंडलेस सिस्टम है हल्दीराम का। आपने कभी हल्दीराम के स्टोर में गए हो कुछ खाने? नहीं गए हो? नागपुर में है ना स्टोर, बहुत बार। वहां पे आप जो कभी जाओगे ना, वहां पे जो आप हाइजीनिटी मिलेगी ना, आपको हाइजीनिटी कहीं नहीं मिलेगी वहां पे, ऐसी हाइजीनिटी। तो ये हाइजीनिक जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वो हाई टेक्नोलॉजी का यूज करती है। सारे इक्विपमेंट मशीनरीज से प्रोडक्ट बनते हैं, पूरे हाईली इक्विप्ड, विदेश से आए हुए इक्विपमेंट होते हैं, वो मशीन होते हैं। समझा? तो इसलिए अब पैसा लगता है ना, तो हमारे जैसे लोग, सादे लोग, ये फैक्ट्री आपको लोकल वाले लोग क्या भर पाएंगे क्या इतना? नहीं, लेकिन ये लोग कर पाते हैं। अब हल्दीराम के भी पानी पूरी मिलते, मालूम आपको? मिलते, पूरा पैकेट मिलता हल्दीराम का पानी पूरी का पूरा। वो पानी पूरी खा के देखो और ये लोकल में खा के देखो, हाइजेनिक में दोनों में डिफरेंस बहुत रहता है। ये यहाँ के लोकल वाले पानी पूरी कैसे बनते हैं? पैर से आटा घोटे और वही तुम खाते हो। कितने तो भी हाथ लगते, कैसे हाथ होंगे पता नहीं। लेकिन आप देखो जो बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट होते हैं वो हैंडलेस होते हैं। हैंडलेस यानी क्या? मशीनरीज रॉ से लेके फिनिश तक के बनाती है, तो हाई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ये लोग। दैट्स वाई MNC का बेनिफिट है कि हाई टेक्नोलॉजी यूज करके हमको एकदम हाइजीनिक गुड्स प्रोवाइड करती है MNCs. MNC uses latest and advanced technology which are very economical for large scale production. Yes, इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ता है उल्टा ये। जो क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैन पावर कम होता है ना। जितना टेक्नोलॉजी हाई देवेश, उतना मैन पावर कम। समझा क्या? अब देवेश का ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस है। अब जितनी हाई टेक्नोलॉजी वो बसेस लेगा तो उतना उसको मैन पावर कम लगता ना। जहां 4 लोग लगते होंगे वहां 2 ही लोग लगेंगे चलाने में उसको। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई बड़ी बड़ी लार्ज स्केल में जाने का बेनिफिट ये है कि आपको कॉस्ट कम हो जाता है, क्योंकि एक तो प्रोडक्शन बल्क होता है और दूसरा यहाँ पे लेबर कम लगते हैं अगर टेक्नोलॉजी पूरा यूज कर दिया तो हमने। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। अब बताओ MNC का प्रॉफिट भी काफी अच्छा खासा होता है कि नहीं? पूछो क्यों? क्योंकि इनका टर्नओवर बढ़ा है। टर्नओवर क्यों बढ़ा है? क्योंकि इकोनॉमी बढ़ी है इनकी। ये लोग वर्ल्ड इकोनॉमी में खेलते हैं, बराबर कि नहीं? तो अब बताओ जितना टर्नओवर बढ़ा उतना प्रॉफिट भी अपने आप बढ़ता ना। द मल्टीनेशनल कंपनीज वर्क ऑन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखो बीकॉम यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र अमरावती यूनिवर्सिटी ने आपको ये MNC से पढ़ने के लिए नहीं दिया है नालायक को। कुछ इंस्पिरेशन लो अपने अंदर, बैठे हो लोकल रीजन पे खेलने के लिए, तो बढ़ाओ ना अपने आप को। बस सुनने आए हो, सत्संग सुनने बाबा जी का मेरे, ऐसा लगता है यहाँ पे? अभी कुछ अंदर जागाओ मन में, कुछ बनो। कब तक छोटे पैमाने पे रहोगे? इट इम्प्लीमेंट डिफरेंट प्लान एंड स्किल्स टू अट्रैक्ट मैक्सिमम कस्टमर्स। कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए कहीं कहीं पॉलिसी प्लान्स होते हैं ना इनके, काफी नए नए ऑफर होते हैं। आप देखिए मानसून ऑफर वगैरह ऑफर, ये ऑफर, ये तो अपना डेड स्टॉक भी छोड़ते नहीं है। डेड स्टॉक भी लगाते हैं ना 50% ऑफ से, लेते लोग। नाम है ना, ब्रांड है नाम। नेक्स्ट है रूल्स एंड रेगुलेशन। अब इनको एक प्रॉब्लम आता है। बिजनेस ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सब्जेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सेवरल कंट्री विच दे ऑपरेट। हाँ, ये अलग बात है। इनको ना कंट्री टू कंट्री अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ता है। जैसे आप देखो अमेजॉन वाला, अब अमेजॉन की 2 वेबसाइट है, www.amazon.in, www.amazon.com। क्यों रखा उसने?
क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो इंडिया बैन करती है। तो अमेजोन बोलती है अमेजोन वाले हमारे पब्लिक को दिखाना भी नहीं, बिगाड़ने का नहीं। तो बोला ठीक है जो हुकुम, गवर्नमेंट को बोलता क्या नहीं बोल सकता उसको। तो क्या करता है वो, इसलिए उसने देखो 2 वेबसाइट रखी है, इंडियन वालों के लिए अलग रखी है, बाकी इंटरनेशनल लेवल पे जो रखा है वो अलग है। इंडिया वालों के लिए amazon.in रखा उसने, पूरा फॉरेन मतलब पूरा वर्ल्ड के लिए उसने .com रखा है। तो वहां पे आप देखो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो दोनों में आपको नहीं मिलता है, .in में और .com में बहुत फर्क है। तो क्यों फर्क है? क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस हर कंट्री टू कंट्री वरी होते हैं, तो इसलिए हर कंट्री के लिए उसने अपना एक अलग वेबसाइट बनाया हुआ है, और ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए यूनिवर्सल वेबसाइट उसने अलग बनाई है। तो कहने का मतलब समझा क्या होता है कि यहाँ पे इनको ये प्रॉब्लम आती है कि कंट्री टू कंट्री रूल्स अलग है, तो रूल्स अलग है तो उनको फिर अपना बिजनेस के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं आप। रिस्की इन्वेस्टमेंट, फीचर्स में अच्छी बुरी बातें दोनों आती हैं, तो ये बुरी बात है एक्चुअली, ये बुरी बात है। हर कंट्री का रूल्स देखकर ही हमको बिजनेस अपना ऑपरेट करना पड़ता है वो स्केल पे। अब जैसे एग्जांपल देखो, डोमिनोज है, डोमिनोज मालूम है विदेश में बीफ का डोमिनोज भी बेचता है। व्हाट इज बीफ? बीफ मालूम क्या होता है? मीट। अब मीट तो सर यहाँ मिलता है, नॉनवेज का नहीं, यहाँ चिकन का मिलता है बस आपको, उसके ऊपर वो बेचता नहीं क्योंकि कंट्री ने बना दिया है, मोदी जी ले यहाँ बीफ बेचेगा तो दुकान बंद करा दूंगा, जो है उधर चोचले रख अपने विदेश में, चल इधर मत आ। तो यहाँ आपको चिकन वाला मिलेगा बस, बाकी उससे ऊपर डोमिनोज वाले को बोल दे, बोलता है यहाँ नहीं मिलता, विदेश में जाओ। तो कंट्री टू कंट्री ये बिजनेस अपना मॉडल चेंज थोड़ा बहुत करना पड़ता है। समझा आपको क्लियर? क्योंकि यहाँ बीफ अलाउड नहीं है, सही है, हम लोग गाय को पूछते हैं भाई हमारे लिए माता है वो, तुम कैसे उसका मांस खा रहे हो बैठ के? तो ये गलत है ना, तो जो गलत है वो फिर गलत है, तो नहीं चलता, तो नहीं चलता, खत्म। तो कंट्री टू कंट्री वरी होता है। तो ये ड्रॉबैक वाला पॉइंट है। क्या ये ड्रॉबैक वाला पॉइंट? क्योंकि अगर आप एमएनसी चला रहे हो तो आप सोचो सभी कंट्री को आपको रूल्स फॉलो करना है, एक भी कंट्री का रूल आपने तोड़ दिया, वही वो एरिया से बिजनेस बंद, खत्म विषय। समझा क्या आपको क्लियर? अब देखो कोई भी बिजनेस को, कल्चर को भी प्रमोट करना पड़ता है, वहां के बिलीफ्स को हमको तोड़ना ही पड़ता है, हमको हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन कर देंगे वो लोग। समझा क्या आपको? अब देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लेदर, जो चमड़े से बनाती है। हमारे इंडिया में नहीं कर चलता ये सब कुछ चीजें। हमारे इंडिया में हम जानवरों को भगवान के सामने रखते हैं, हर एक भगवान के सामने हमने एक जानवर दिया हुआ है उनको, उनका क्या बोलते हैं उसका, उनका वाहन है वो। तो हमारे इमोशंस के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप शेर के मांस से आप ये चमड़े, आप शेर के मांस से आप जैकेट्स नहीं बना सकते, शॉल्स नहीं बना सकते। शेर हमारी माता रानी का है, वाहन है, तो आप कैसे कर रहे हो ये? तो मतलब कहने का मतलब क्या है? हाँ वही है टाइगर। तो कहने का मतलब क्या है कि इमोशंस रखना है भैया। आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन कर देंगे मार्केट से, और डिक्लाइन किया तो कभी आने भी देंगे नहीं, चल निकल। तो इसलिए सब चीजें देखनी पड़ती है एमएनसी चलाते वक्त। रिस्की इन्वेस्टमेंट, अब बताओ जितना कैपिटल ज्यादा उतना रिस्क भी, और बिजनेस तो है ही रिस्की इन्वेस्टमेंट एक्चुअली। तो ये आपको बन सकते हैं, ओके। एज एमएनसी यूजेस ह्यूज कैपिटल, द रिस्क इज वेरी हाई ड्यू टू हाई इन्वेस्टमेंट। समझा आपको क्लियर? वो आपको लिखना है मन से, 2-3 पॉइंट लिख के आओ, 2 लाइन में पॉइंट्स। हाँ, तो ये थे हमारे फीचर्स। अब हम पढ़ रहे हैं एमएनसी आई कैसे, एमएनसी 1991 के पहले, इकोनॉमिक पॉलिसी के पहले क्या उसकी हालत थी, उसके फीचर्स क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद क्या बेनिफिट हुआ, वो हम पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ एमएनसी शुरू करो, ध्यान दो। बिफोर 1991 सब पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल पढ़ाया हुआ है सब चीजें। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन डिड नॉट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडिया की अर्थव्यवस्था में बाहर की एमएनसी थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती थी। पूछो क्यों? क्योंकि तब एलपीजी था, सॉरी एलपीजी नहीं था, और एलपीजी नहीं था तो बिजनेस में रेस्ट्रिक्शंस थे, ट्रेड में इंडिया विदेश कंट्री में रेस्ट्रिक्शन थे, और हर बिजनेस का गवर्नमेंट खुद कर रही थी, प्राइवेटाइज नहीं किया गया था। इसकी वजह से बिजनेस में थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं बन पा रही थी, और ना ही बाहर की यहाँ पे इंडिपेंडेंटली बिजनेस कर पा रही थी। देखो बिफोर द रिफॉर्म, रिफॉर्म कब हुआ? नया भारत कब बना हमारा?
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनने के बाद, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमारे जाने के बाद दुनिया आ गई। पूछो क्यों? उसने हमारी अनडेवलप कंट्री को डेवलपिंग की स्टेज पे लाया। उसके जैसा ब्रिलियंट पर्सन कोई है ही नहीं। मैं बोलता उसको फाइनेंस दे दो, 2 साल के अंदर वो पूरा हमारा कर्ज मुक्त करता। सब फाइनेंस दे दो हाथ में उसको बस। अभी तो बेचारा वो बूढ़ा हो गया, नहीं कर पा रहे बेचारे, वो इतना एजेड हो गए, बहुत बीमार रह रहे बहुत। लेकिन आप देखो आज भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ना, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास है। और जितनी भी आज बीजेपी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लाई हुई है, वो सब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाई हुई थी। तब उसको उस टाइम पे इम्प्लीमेंट करने नहीं दिया। जीएसटी कंसेप्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह लाने वाले थे 2012 में, लेकिन क्या हुआ, पार्लियामेंट में दब गए, रह गए बेचारे। बोलते थे कुछ तो वैसे दबा लेते थे बाकी सांसद लोग। बैठो जान, तुम मेरे को करना है, वो बोलते मेरे को करना है, तुम्हारे लिए भलाई कर रहा मैं, मेरे को क्या है, मैं अपने कार्यकाल में हूँ, कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर, तो देखो उनको क्या करना है, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, उनको घर बड़ा अच्छा है, परिवार अच्छा है, वो बोलेंगे तुम्हारे लिए कर रहा था मैं। समझा आपको क्लियर? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आज भी रिस्पेक्टेड पर्सन है, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है। वो पॉलिटिकल पर्सन है ही नहीं एक्चुअली। बस उनको जिस दिन फाइनेंस दे दिया ना, 2 साल के अंदर पूरा कर्ज मुक्त करते वो। इतना मैं लिख के दे रहा आपको, पूरा कर्ज। इतना ब्रिलियंट पर्सन है वो। लेकिन अपोजिशन पार्टी में जिसकी वजह से बेचारे मोदी जी भी बोलते हैं क्या बोले उसको आए, उनको तो ऑफर बहुत दिए होंगे, लेकिन वो आना, वो लॉयल है अपने काम के प्रति, अपने पार्टी के प्रति। वो बोलते जिसने मेरे को बनाया मैं उसको धोखा नहीं दूंगा, बोले कितनी भी डाउन जाए। समझा क्या? डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस थे उनको। मतलब बचपन में उन्होंने एजुकेशन बहुत गरीबी में ली हुई है। आज वो डॉक्टरेट है, पीएचडी की हुई इकोनॉमिक्स के अंदर, उन्होंने बड़े बड़े थीसिस लिखे हुए उनके। इंडियन इकोनॉमी वॉज डोमिनेटेड बाय पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइज ने गवर्नमेंट की दुकानें। अरे पहले एलपीजी के पहले सारी दुकानें किसकी थी? गवर्नमेंट की, सरकार की थी ना। हम आम जनता को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बनने का ऑप्शन था, बस करने का ऑप्शन था। हम लोग खुद की दुकानें नहीं खोल सकते थे। क्यों? लाइसेंसिंग सिस्टम था। क्या था? और मंत्री लोग लाइसेंस किसको दे रहे थे? अपने चाचा के बेटे को, मामा के बेटे को, सगे रिश्तेदार, भाई भतीजा बात चल रहा था बस। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वॉज नॉट अलाउड टू परफॉर्म बिजनेस एक्टिवली डायरेक्टली इन इंडिया। They were participating in Indian industries through collaboration agreement with the Indian companies. अगर MNC को आना था बाहर की विदेशियों को, तो इंडियन MNC से टाइप करके आना पड़ेगा। अकेले तुमको व्यापार करने देंगे नहीं, तो फिर तुम ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आओगे और फिर कब हमारे भारत पे राज कर दोगे, भरोसा नहीं तुम्हारा। दिस अग्रीमेंट इन्वॉल्व सेल ऑफ टेक्नोलॉजी। कैसा माल बेचोगे बताओ? Provision of foreign capitals, etc. The government of India announced the new industrial policy in 1991. किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज फाइनेंस मिनिस्टर। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं एक्चुअली। समझा क्या आपको? The government of India in new industrial policy 1991 removed the restriction on the entry of MNC through the various concession. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने वो रेस्ट्रिक्शन रोक दिया और बोला आओ फ्रीली आप व्यापार करो। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह को पता चल गया था कि इंडिया के अंदर बेरोजगारी से भूखमरी से लोग मर रहे। अगर हमें रिसोर्सेज भरपूर फुलफिल करना है आम जनता का, तो हमको विदेशी कंपनी को आना ही देना पड़ेगा। और तब विदेशी कंपनियां मार गई थी, नहीं आएंगे जा। फिर क्या हुआ था? फिर उनको कंसेशंस दिए गए काफी कि आओ आप हमको छूट दे दे टैक्स में वगैरह में, सब आके व्यापार तो करो। मुझे उनको पता क्यों? डॉक्टर मनमोहन सिंह को पता था कि इकोनॉमिक स्तंभ देश का बिजनेस ही है। जितना बिजनेस एक्सपांड उतना हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपांड। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपांड, अपने आप हमारी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम समझ गए थे कि भैया हमसे हो रहा नहीं। पब्लिक को, पूरे आम जनता को, लोगों की आबादी इतनी हमारी देश की कि हम लोग सबको नहीं पहुंचा पा रहे, बिजनेस एक्टिविटी नहीं, रिसोर्सेज पहुंचा पा रहे, नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने विदेशी लोगों को आने दिया, बोला आओ और यहाँ पे आके इंडिया में बिजनेस करो।
और ना तो विदेशी लोगों को आने दिया, एमएनसी से आम जनता को भी बिजनेस करने के लिए अलाउ किया गया। तो उससे क्या हुआ, आम जनता ने भी बड़ी बड़ी कंपनियां खोली और व्यवसाय को बढ़ाया। इस तरीके से रिफॉर्म हुआ भारत। रिफॉर्म है ना, नया नया एक शेप मिला, नया फॉर्म हुआ भारत, नया देश। समझा आपको क्लियर अच्छे से? द अमेंडमेंट्स इन फॉरेन एक्सचेंज regulations act provided further concession to MNC and India. As a result, after 1991 MNC started playing an important role in Indian economy. हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था के अंदर 1991 के बाद ही MNC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ। अब MNC न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने का फीचर्स क्या था, फीचर्स निकालो। जिस सीक्वेंस में मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, पढ़ना तुमको उसी सीक्वेंस में। रिसेंट ट्रेंड्स के बाद आ गया है फीचर्स पढ़ते। एमएनसी के आने के बाद बेनिफिट क्या हुआ? अब बताओ एमएनसी ने क्या लाया? 3 चीजें लाई, बताओ कौन कौन सी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। किस लाई? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने, बराबर कि नहीं? अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का बेनिफिट क्या मिला लोगों को, उसके फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स में अच्छी बुरी बातें दोनों आते हैं। तो हम पढ़ रहे फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। समझा क्या? ये डायरेक्ट कब पढ़ोगे? हिस्ट्री ऑफ एमएनसी के बाद डायरेक्ट नीचे। क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? एमएनसी का रोल, इंपॉर्टेंट रोल कब आया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई बताओ बच्चा लोग? 1991 में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड the new industrial policy in 1991. At that time, Shri P.V. Narasimha Rao was the Prime Minister and Dr. Manmohan Singh was the Finance Minister. The government of India in the new industrial policy in 1991 removed the restriction on the entry of multinational corporation through various concessions. Following are the features of new economic policy. पहला क्या आया? डी लाइसेंसिंग की गई। लिबरलाइजेशन ने डी लाइसेंसिंग किया। डी लाइसेंसिंग किसको बोलते बताओ? लाइसेंस रिमूव करना। आज जो अपन व्यापार कर पा रहे हैं ना, बहुत फ्रीडमली व्यापार कर पा रहे हैं। सोचा और शाम को दुकान चालू, कुछ लीगल फॉर्मेलिटी। पहले हर सेगमेंट में लाइसेंस था, सारे लाइसेंस हटा के सिर्फ 18 सेगमेंट, कितने? 18 सेगमेंट रखे जिसमें लाइसेंस रखा। जैसे लीकर, पेट्रोल, इसमें क्या है? आज भी ट्रेडिंग करना है पेट्रोल का तो भी आपको लाइसेंस लगता है, मैन्युफैक्चरिंग करना है तो लाइसेंस लगता है आपको। लीकर ट्रेडिंग करना है या मैन्युफैक्चरिंग, लाइसेंस लगता। सारे बिजनेस से लाइसेंस हटा के 18 सेक्टर रखे जहां लाइसेंसिंग रखा। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह को पता था कि वो 18 सेगमेंट अगर हमने डी लाइसेंसिंग कर दिया तो खुलेआम बच्चा लोग दारू पीते बैठेंगे। अरे सही में, अगर दारू अगर इजीली बिकने लगे ना तो हर दुकानदार दारू रखे। पूछो क्यों? मार्जिन अच्छी है ना। बेवड़े लोगों से कितना भी लोग, क्या मालूम पड़ता उनसे, रैशनल नहीं है ना। अरे 50 का 200 बोलो देखे जाएंगे वो लोग तुमको दिमाग ही, अरे दिमाग में रैशनलिटी नहीं है, कहाँ से चलेगा? देखो कितने भी अमीर सच्चे लोग कौन है? दारू वाले तो अमीर है, और कौन है? अरे अमीर कौन है? दारू वाले तो अमीर है सबसे ज्यादा। तो 18 सेगमेंट में लाइसेंस रखना जरूरी था। अगर वहां से डी लाइसेंसिंग किया होता ना, बर्बाद। टोबैको लाइसेंस है आज, टोबैको लाइसेंस है ना। मेडिसिन पे लाइसेंस है, तो मेडिसिन के बहाने बच्चे ड्रग एडिक्ट होते, मालूम है क्या? ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है जो ड्रग का काम करती है, ड्रग्स का नशा होता है, नशा उससे। तो वो मेडिसिन अगर लाइसेंसिंग में नहीं रखा गया तो गवर्नमेंट को वहां पे रेगुलेट करना जरूरी था, इसलिए पहला डी लाइसेंसिंग लाया गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अबॉलिश का मतलब है हटाना, रिमूव करना। इंडस्ट्रियल लाइसेंस फॉर ऑल प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट 18 इंडस्ट्रीज इन इंडिया। 18 टाइप की बिजनेस सेक्टर में से छोड़ के बाकी सब पे चढ़ा दिया। आज पानीपुरी का धंधा खोलना है, खोल दो। ट्यूशन क्लास करानी है, खोल दो। अब मैं ट्यूशन चला रहा हूँ, कोई आएगा अपना ट्यूशन बंद कर, मैं क्या करूँगा? मुगलाई चल रही क्या? भैया फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट भारत में रह रहे हैं हम लोग, और हम डी लाइसेंसिंग में आते कहाँ थे? हमारे आजादी है पढ़ाने की। ओके, फॉरेन कैपिटल क्या है? दूसरा, विदेशी लोग आए तो विदेश से पैसा भी तो लाए। अरे विदेशी आए यहाँ पे कंपनियां, पैसा भी आया ना, कैपिटल आया ना, कैपिटल, तो फॉरेन कैपिटल आया। द लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल वाज रेज्ड अप टू 40 to 51%। पहले 40% से ऊपर कैपिटल आना अलाउड नहीं था,
और 51% तक के आप अपना खुद का कैपिटल लगाओ, बाकी 49% कैपिटल आपको यहां से जमा करके यहीं पे लगाना पड़ेगा आपको। समझा क्या? तो ये भी उन्होंने अपने को बेनिफिट दिया। फॉरेन टेक्नोलॉजी, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह को पता था विदेशी कंपनी आएंगी तो नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगी, और नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगी तो यहाँ के व्यापारी कॉपी पेस्ट कर लेंगे ना। अरे हमारा दिमाग होता था कहाँ पहले, आज भी तो हम कॉपी पेस्ट ही करते हैं। तो फॉरेन की टेक्नोलॉजी आएंगी कैसे? जब आएंगे ना लोग व्यापारी करने, आओ 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 यहाँ व्यापार करो, क्योंकि लेबर यहाँ के रहेंगे, टेक्नोलॉजी यहाँ की समझ जाएंगे तो अपन भी फिर वैसे बना लेंगे ना, और फिर इंडिया का बिजनेस भी अपने आप बढ़ने लगेगा। फॉरेन की आइडिया है ना न्यू न्यू कि बना कैसे रहे प्रोडक्ट। आखिर आप देखो जितनी भी इंडिया की कंपनी आए बना रही है प्रोडक्ट, वो सब फॉरेन की टेक्नोलॉजी कॉपी पेस्ट तो की हुई है ना हमारी। हमने खुद को क्या बनाया? कुछ भी नहीं। हाँ, पैडमैन ने बनाया था पैड का मशीन, अरे बनाया ना उसने, वो देखा ना उसकी मूवी बन गई ना पूरी। जिसने इनोवेशन किया उसका सत्कार हुआ तो उसको आज भी हम लोग उसको रिस्पेक्ट देते ना। बाकी मैक्सिमम इनोवेशन कहाँ से आता? फॉरेन से। तो टेक्नोलॉजी जितनी भी आई है सब फॉरेन से आई हुई है। तो फॉरेनर आए यहाँ पे बिजनेस करने तभी तो आया टेक्नोलॉजी भी। अरे टेक्नोलॉजी भी लाए ना वहाँ की यहाँ पे, तो हमने देख लिया क्या क्या कैसा करना है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अलाउ यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। डिसइन्वेस्टमेंट, अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बोला कि जब बिना इन्वेस्टमेंट किए पैसा आ रहा, कैसे? टैक्स से। कैसे आ रहा? तो हम अपना व्यापार करें। हमारा काम व्यापार करना नहीं है, हमारा काम है जनता को पालना, जनता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जनता की पॉलिसी फ्रेमिंग करना, जनता के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए रखना। हमारा काम वो है कि व्यापार करना है। व्यापार करने तो हम ये सब काम कब करेंगे? तो गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेटाइजेशन ने क्या किया? डिसइन्वेस्टमेंट किया ना। अरे पब्लिक सेक्टर से हटा के प्राइवेट को दे दिया ना। जहां पहले स्कूल का काम किसका था? गवर्नमेंट का था। आज सारे देखो स्कूल किसके? प्राइवेटाइजेशन है। तुम कौन से स्कूल से पढ़े हो? सब प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो ना। पहले स्कूलिंग प्राइवेट को खोलना लागू नहीं था आम जनता को, पहले स्कूलिंग एजुकेशन देने का काम गवर्नमेंट का था। तो वहां से धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट हटाया और प्राइवेटाइज किया, क्योंकि गवर्नमेंट जान चुकी थी क्या कि हम पैसे लगाने के बाद भी पहुंच नहीं पा रहे जनता के पास। क्योंकि गवर्नमेंट का काम तो पता है आपको, सरकारी काम तो पता है ना कैसा होता है। तो लोग भूखमरी से मर रहे हैं, जो रिसोर्सेज देना चाहिए मिल रहा नहीं उनको। इसी तरह काम करो, आम जनता को खुद ही काम करने दो। तो सरकार बोली हमारे पास पैसा कहाँ से आए? बोला आम जनता कमाएगा तो खुद ही हम उससे पैसे लेंगे टैक्स के तौर पे। आज तरह तरह की टैक्सेस से गवर्नमेंट कमा रही है बिना इन्वेस्टमेंट के। पहले क्या होता था? इन्वेस्टमेंट कमाने के लिए उनको बिजनेस होता था, बिजनेस। अब बिजनेस से उसने हटा दिया, वहां से हटाया काम, प्राइवेटाइज कर दिया। तुम आम जनता को बोला करो व्यापार, और व्यापार का कुछ हिस्सा, कमाई कुछ हिस्सा हमको दो टैक्स के तौर पे। आज टैक्स, फाइन, पेनल्टीज, इससे पैसा आता है। आपने पढ़ा पब्लिक फाइनेंस में, इकोनॉमिक में पढ़ाया होगा ना 12th में आपको, पब्लिक फाइनेंस, कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फाइन, पेनल्टी, स्टैम्प ड्यूटी, रेवेन्यू स्टैम्प्स बेच के आते हैं पैसे। नहीं पता? टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, समझ गए होंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अलाउ डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन द फेवर ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। इन्हें अपना जो काम था वो सब प्राइवेटाइज कर दिया। मैं आपको बताऊं, अगर मोदी जी 2024 में आ गए ना, सब कुछ प्राइवेटाइज कर देंगे। ये रेलवे थोड़ा बहुत जो बाकी है, मतलब तुम ही चलाओ, हमारा काम चलाना तो नहीं। पूछो क्यों? प्राइवेट कंपनी जो कॉम्पिटेंटली चला पा रही है वो गवर्नमेंट कहाँ चला पा रही है? आप यहाँ पे देखिए एसबीआई के कर्मचारी से बात करो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और वही एक्सिस बैंक की कर्मचारी से बात करो, दोनों में रिस्पेक्ट कौन देगा? आप एक्सिस बैंक में जाओगे, कुर्सी बैठे नहीं कि पहले पानी का गिलास आता है हाथ में, आता नहीं आता? आता है भाई। अगर आप एसबीआई में जाओगे तो वो पियून धकेल कर रहे, टाइम हो गया कल आना, 4:30 का टाइम होता है, 4:15 बजे गेट बंद। क्यों? सरकारी काम है ना, कर्मचारी लोगों को पता है काम करे नहीं करे, पगार टाइट है हमारी। स्पीड पोस्ट किसका अच्छा है? प्राइवेट कंपनियों का कि गवर्नमेंट का? गलती में तो प्राइवेट कंपनियों की सर्विस ली नहीं है। प्राइवेट कंपनियों की तूने कभी फिर सर्विस ली नहीं है। प्राइवेट कंपनी अगर आपका टाइम डेट लिखा हुआ है, आधी रात में हो जाएगा, आपको उसी दिन पे पहुंचाएंगे वो। ब्लू डार्ट किसका कंपनी है? कौन सी कंपनी इफिशिएंट है? कंपेयर करो, कंपेयर कर बता। ब्लू डार्ट सबसे ज्यादा क्यों चलती है पोस्टिंग, स्पीड पोस्ट में? क्यों? पोस्टल डिपार्टमेंट चलता नहीं है।
क्योंकि गलती नहीं होते। हाँ हो सकता है, नो डाउट गवर्नमेंट का है ना, लेकिन मैक्सिमम काम प्राइवेटाइज हो गया है और मैं बोलता हूँ 99% काम प्राइवेटाइज करने वाले हैं आगे। एयरपोर्ट तक प्राइवेटाइज हो गए। आप देखो ना एयरपोर्ट की सर्विस कितनी कॉम्पिटेंट है, और रेलवे कर्मचारी देख लो, एक बार पोछा मारेंगे तो 10 दिन भूल जाएंगे। उधर एयरपोर्ट में जाओ, थोड़ा गिरा नहीं कि 2 मिनट में आएंगे उठाने का आपको वहां पे। तो पूरा एयरपोर्ट प्राइवेटाइज दिया है, अदानी को दिया है ना पूरा पोर्ट, सारे अदानी संभाल रहा पूरा अभी। तो कहने का मतलब क्या है, समझ में आया? पब्लिक सेक्टर ने अपना इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट निकाल दिया, यानी जहां सरकारी काम थे वहां से हटा के प्राइवेटाइज कर दिया, सिंपल। तो ये बेनिफिट था। अश्योरेंस टू वर्कर्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रॉमिस टू प्रमोट वर्कर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। पहले क्या था, वर्कर सिर्फ गधे थे गधे, अब घोड़े बनने लगे। कैसे? प्राइवेटाइज करने के बाद प्राइवेट कंपनियों ने कॉमन पीपल को भी मैनेजमेंट में लाया, टॉप लेवल, मिडल में। आप देखो मिडल में जितने भी लोग हैं वो सब मालक थोड़ी ना है, वो सब कौन है? डिपार्टमेंट हेड एम्प्लॉय होते। कौन होते? परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, कौन होते हैं? ये एम्प्लॉय है ना, तो एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करने दिया मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद दिया है एंट्री टू प्राइवेट सेक्टर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से क्या हुआ तुषार? एंट्री हुई किसकी? आम जनता की। किसमें? बिजनेस में। आज जो दिवेश ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहा है, वो किस तरीके से कर पा रहा है? मैं शिक्षा दे पा रहा हूं। ये सब एलपीजी की करामत है, नहीं तो सब में लाइसेंसिंग था। क्या था? हाँ ध्यान दे दिवेश। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्रीज, रेस्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज वेयर ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। जैसे आज उसमें से 1 सेक्टर है, वो है पेट्रोलियम। आज भी पेट्रोलियम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बनाती है, बस। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, ये 2 कंपनियां ऐसी है जो सिर्फ पेट्रोल क्रूड ऑयल से बनाती है, बाकी किसको अलाउड नहीं है। रिलायंस को भी अलाउड नहीं है, रिलायंस सिर्फ सप्लाई करती है गुड्स। क्रूड ऑयल डायरेक्ट इराक से कहाँ आता है? हिंदुस्तान के पेट्रोलियम के अंदर, और वहां से क्रूड ऑयल बनते, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन तो बंद ही हो गया अभी ना, ये सब बनता है। समझा आपको क्लियर? तो 4 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने अपने पास रखी, बाकी सब बोल दिया ए आम जनता लोग जाओ, छा जाओ, करो व्यापार। डिक्लाइन इन पॉवर्टी से ऐसे क्या हुआ? लोगों के पास काम मिला, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिला, पैसा आया, पैसे से क्या हुआ? पॉवर्टी, गरीबी कम हुई। तो इस तरीके से ये थे इकोनॉमिक पॉलिसी की खासियत। बाकी अगले सेशन में देखते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।